विद्यार्थी मित्रों, 11th बीए में चैप्टर 9 आंतरिक व्यापार के हमने बड़े प्रश्न देखे और अब स्वाध्याय के इसके प्रश्न देखते हैं। पहले है विकल्प का प्रश्न है, थोकबंद व्यापारी और ग्राहकों के मध्य कड़ी अर्थात, तो यहाँ पर थोकबंद और ग्राहक दोनों के बीच में कड़ी होता है फुटकर व्यापारी, तो यहाँ पर आंसर आएगा सी। दूसरा प्रश्न है उत्पादक और फुटकर व्यापारी के मध्य कड़ी अर्थात, तो यहाँ पर उत्पादक और फुटकर व्यापारी इनके बीच में आता है थोकबंद व्यापारी, तो बी इसका आंसर आएगा। माल वितरण के मार्ग में प्रथम मध्यस्थी कौन होता है, तो यहाँ पर प्रथम मध्यस्थी थोकबंद व्यापारी होता है, क्योंकि उत्पादक के पास सीधा क्या आता है थोकबंद व्यापारी और बाद में आता है फुटकर व्यापारी, तो इसका विकल्प आएगा ए थोकबंद व्यापारी। चौथा प्रश्न है ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने वाले व्यापारी, तो ग्राहक के साथ संपर्क जिसका होता है वो व्यापारी कौन सा होता है, फुटकर व्यापारी होता है, तो इसका आंसर आएगा डी। मध्यस्थी कौन सी दुकानों में नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना है डाक व्यवहार की दुकान, क्योंकि डाक व्यवहार की दुकान में डाक व्यवहार के द्वारा ही माल की खरीदी बिक्री और जो है पैसे की लेन देन होता है। किस तरह से इनमें से सही विकल्प आएगा डाक व्यवहार की दुकान। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है डाक व्यवहार की दुकानें कैसी वस्तुओं के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपको बताना नाशवान वस्तुओं के लिए, क्योंकि वजन में कम तो है, मूल्यवान भी है, टिकाऊ भी है, तो इसका सही विकल्प आएगा सी नाशवान वस्तुएं। एक ही स्थल पर विविध प्रकार की वस्तुएं मिलती हों तो किस प्रकार की दुकान कहेंगे, तो एक ही स्थान पर अगर है तो वहाँ पर आएगा शॉपिंग मॉल, इसमें विकल्प सही आएगा इसका, तो इनमें से ये तीनों नहीं है, डी आएगा शॉपिंग मॉल। उसके बाद है 8वां, किसी निश्चित ब्रांड या ट्रेडमार्क प्राप्त कंपनी के साथ करार करके उसी कंपनी की वस्तुएं विक्रय करने अथवा बनाकर विक्रय करने वाली दुकान को यहाँ पर फ्रेंचाइज कहा जाएगा, तो फ्रेंचाइज इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 9, टेली मार्केटिंग द्वारा ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु या सेवा किस लिए प्रदान कर सकते हैं, इसका एक ही कारण है कि इसमें मध्यस्थी नहीं होते हैं, तो इसका सही विकल्प आएगा डी। मध्यस्थियों के न होने की वजह से इनको हम सही प्रमाण में जो है या उचित प्रमाण पर वस्तु या सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं, तो देश की सीमा के अंदर विभिन्न स्थलों पर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहा जाता है, तो देश की सीमा के अंदर सरहद के अंदर होने वाला व्यापार। दूसरा है वृहद आकार की फुटकर दुकानों के प्रकार बताइए, तो यहाँ पर आप इसका प्रकार बताएंगे। पहला विभागीय दुकानें, दूसरा संकलित दुकानें, तीसरा डाक व्यवहार की दुकानें, चौथा फ्रेंचाइज, पांचवा सुपरमार्केट और छठा शॉपिंग मॉल। तो इस तरह से वृहद आकार में फुटकर दुकानों के प्रकार में आपको इस तरह से कुल 6 प्रकार इसमें आपको बताना है। इसके बाद अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है डाक व्यवहार की दुकानों में किस प्रकार के माल का विक्रय करना अनुकूल है, तो जो माल कद में और वजन में छोटा हो, जो माल जल्दी बिगड़ ना जाए यानी टिकाऊ हो, और जिस माल की कीमत अधिक हो या मूल्यवान वस्तु हो, और जो वस्तु स्टैंडर्ड हो, ऐसी वस्तुओं को डाक व्यवहार के द्वारा या डाक व्यवहार की दुकान के द्वारा इसको विक्रय करना उसका अनुकूल होता है। प्रश्न नंबर 4 है टेली मार्केटिंग कैसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय के लिए उपयोगी है। अब टेली मार्केटिंग में है तो टेली मार्केटिंग घर उपयोगी वस्तुओं का, इसके अलावा मौज शौक की वस्तुओं और सुख सुविधा वाली वस्तुओं के विक्रय के लिए उपयोगी है, आप ये बता सकते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है स्वयं संचालित विक्रय यंत्र की खोज किसने किया था, तो आप इसका आंसर लिखेंगे अलेक्जेंड्रिया हीरो, तो इसका अलेक्जेंड्रिया हीरो इसका मतलब खोजकर्ता का ये नाम बताएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो पहला अंतर है विभागीय दुकान और संकलित दुकान, हमने बड़े प्रश्न में इनका अभ्यास कर लिया है, तो अंतर के लिए बताएंगे। तो जैसे उद्देश्य, तो जो विभागीय दुकान है इसका उद्देश्य है ग्राहकों को असंख्य वस्तुएं एक ही स्थल पर प्रदान करना, जबकि संकलित दुकान का उद्देश्य होता है कि विभिन्न स्थलों पर ग्राहकों के समीप
जाकर वस्तुएं प्रदान करना। और विक्रय की पद्धति से बात करें तो विभागीय दुकान माल का विक्रय एक ही स्थल पर और अलग अलग विभागों द्वारा विभिन्न विभागों में होते हैं, जबकि संकलित दुकान में माल का विक्रय विभिन्न स्थलों पर होता है। तो यहाँ पर एक ही स्थल होता है, यहाँ विभिन्न स्थल होते हैं और शाखा द्वारा ब्रांच द्वारा अलग अलग जो है उसका व्यापार किया जाता है। जोखिम, विक्रय की प्रवृत्ति एक ही स्थल पर होने से जोखिम अधिक रहता है यहाँ पर, और यहाँ विक्रय की प्रवृत्ति विभिन्न स्थलों पर होने से या शाखा द्वारा होने से जोखिम का प्रमाण कम रहता है। फिर आता है माल का विक्रय। माल का विक्रय नगद अथवा किस्त क्रय पद्धति से होता है, तो ये दो पद्धति से हो सकता है, जबकि संकलित दुकानों में माल का विक्रय मात्र नगद से ही हो सकता है। उसके बाद है ग्राहकों को पसंदगी के अवसर। तो विभागीय दुकानों में अनेक प्रकार की वस्तुओं का विक्रय होने से ग्राहकों को वस्तु की पसंदगी के विशाल अवसर मिल जाते हैं, ज़्यादा उनके अवसर मिलते हैं पसंद करने के। और संकलित दुकानों में बताएंगे कि संकलित दुकानों में एक ही वर्ग की सीमित वस्तुओं का विक्रय होता है, इसलिए पसंदगी के अवसर कम मिलते हैं। तो ये आपने पहला अंतर देखा ये विभागीय दुकान और संकलित दुकान के बीच में। अब दूसरा अंतर आता है, वो है फुटकर व्यापारी और थोकबंद व्यापारी। तो फुटकर व्यापारी के बारे में पहले पूंजी निवेश के बारे में समझें। तो फुटकर व्यापारी व्यवसाय के लिए पूंजी निवेश कम उसको चाहिए, यानी कम प्रमाण में पूंजी निवेश करता है, जबकि थोकबंद व्यापारी को व्यवसाय के लिए पूंजी निवेश अधिक करना पड़ता है। क्रय विक्रय की बात करें तो फुटकर व्यापारी छोटे या बड़े जत्थे में माल को क्रय करके ग्राहकों को आवश्यकता अनुसार फुटकर विक्रय करते हैं, जबकि थोकबंद व्यापारी जो होते हैं ये बड़े जत्थे में माल का क्रय करके फुटकर व्यापारी को छोटे जत्थे में माल का विक्रय करते हैं। वितरण की कड़ी की बात करें तो ग्राहकों और थोकबंद व्यापारियों के बीच ये फुटकर व्यापारी कड़ी रूप होते हैं, जबकि थोकबंद व्यापारी जो है ये फुटकर व्यापारी और उत्पादक के बीच ये कड़ी रूप होता है। चौथा पॉइंट है वस्तुओं का विक्रय। तो वस्तुओं का विक्रय में फुटकर व्यापारी जो है ये अनेक उत्पादक या थोकबंद व्यापारियों की विविध वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जबकि थोकबंद व्यापारी ये सीमित उत्पादकों का विविधता वाली वस्तुओं का विक्रय करते हैं। और अंतिम पॉइंट है व्यापारियों की संख्या। तो फुटकर व्यापारी संख्या के प्रमाण में अधिक होते हैं, तो यानी संख्या के प्रमाण में इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि थोकबंद व्यापारियों की संख्या प्रमाण में कम होती है। तो इस तरह से आपने दो महत्वपूर्ण अंतर देखे, और इसके बाद हम कुछ पारिभाषिक शब्द हैं दो चार, उसको समझ लेते हैं। इसमें पहला है कैश ऑन डिलीवरी, जिसको कहते हैं शॉर्ट में COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ बताएंगे कि जब उत्पादक अथवा विक्रयकर्ता ग्राहक को माल की सुपुर्दगी करे या ग्राहक को माल सौंपे तब नगद रकम भुगतान की जाए तो उसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं या COD कहते हैं। दूसरी शब्द है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड को शॉर्ट में कहा जाता है FOB, और इसको कहेंगे फ्री ऑन बोर्ड। तो फ्री ऑन बोर्ड क्या है, तो निर्यातकर्ता आयातकर्ता के बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए जो खर्च चुकाते हैं उसे फ्री ऑन बोर्ड कहा जाता है। निर्यातकर्ता जो माल का निर्यात कर रहा है वह अपने आयातकर्ता के बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए जो खर्च करता है उसे फ्री ऑन बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद है माल की लागत, बीमा और लॉरी भाड़ा। इसको शॉर्ट में कहेंगे CIF, और इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट यानी लागत, इंश्योरेंस यानी बीमा, और लॉरी भाड़ा का मतलब हुआ फ्राइट। तो इस तरह से CIF। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जिस चलन में माल की लागत, बीमा और वाहन खर्च का शामिल हो, यानी उसके अंदर शामिल किया जाए, उसे CIF चलन कहा जाता है। चलन यानी भर्तिया, रसीद। तो इस तरह से जिस चलन के अंतर्गत माल की लागत, माल का बीमा और माल का वाहन खर्च शामिल कर लिया जाए उसे CIF चलन कहा जाता है। और अंत में है भूल चूक लेनी देनी, E&OE, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में कहेंगे एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। तो यानी यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं और रसीद लेते हैं तो रसीद के नीचे लिखा रहता है, या तो लिखा होगा शॉर्ट में E&OE अथवा भूल चूक लेनी देनी। इसका मतलब ये होता है कि
चलन में सामान्यतः भूल चूक लेनी देनी लिखा जाता है, यानी जो रसीद होती है उसके अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि हिसाब में अथवा रकम की गणना में, हिसाब में अथवा रकम की गणना में किसी भी प्रकार की भूल अगर है तो रसीद देने वाले के लिए वह स्वीकार्य बनता है। तो इसका ये मतलब होता है। तो इस तरह से पारिभाषिक शब्द 4 हुए, वो आपने देखे, और इस तरह से अपना यह चैप्टर पूरा होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।